हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट स्कूलिंग यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो नियमित रूप से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 5 है और इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, यानी कि आंकिक प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक पे हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं वो देख लीजिए पहले। तो आज की इस वीडियो हम लोग जो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा समतल दर्पण। समतल दर्पण से संबंधित आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको यहाँ पे हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। समतल दर्पण, इसमें हम लोग क्या जानेंगे, इसमें हम समतल दर्पण के गुण जानेंगे, समतल दर्पण क्या होता है वो जानेंगे और इसके गुण के जो संबंधित आपके न्यूमेरिकल्स हैं, इसके गुण पे जो आधारित न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, ताकि जो ये समतल दर्पण का कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। और उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा परावर्तन का नियम। इस पर भी जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उनको भी हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। परावर्तन का नियम, तो परावर्तन के नियम पे जितने भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, या फिर इस परावर्तन के नियम को अच्छे से समझाने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप स्किप ना कीजिएगा और इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समतल दर्पण जान लेते हैं कि क्या है, ठीक है। तो समतल दर्पण का जो परिभाषा है मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोज़ में। समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है, जिससे प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो पृष्ठ अगर समतल है तो उसको हम समतल दर्पण बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ठीक है, और ये थोड़ा सा सीधा नहीं है, तो ये मान लीजिए कोई सीधा दर्पण है और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है जिससे प्रकाश की किरणें परावर्तित हो रही हैं वो अगर पृष्ठ समतल है उसको हम समतल दर्पण बोलते हैं। जैसे हम जो चेहरा देखते हैं, कंघी करते हैं ना, वही आपका समतल दर्पण कहलाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समतल दर्पण के गुण जान लेते हैं कि समतल दर्पण का जो गुण है वो क्या क्या है, क्योंकि हम इसके गुण पे आधारित न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, आंकिक प्रश्न करने वाले हैं, तो इसका जो गुण है वो जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समतल दर्पण लिखेंगे, हेडिंग। तो चलिए स्टूडेंट समझ लेते हैं समतल दर्पण के जितने भी गुण हैं वो सभी एक एक करके हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला गुण है समतल दर्पण का वो है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा व आभासी होता है। यानी कि जो समतल दर्पण है उससे जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वो हर परिस्थिति में क्या होगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक है। अगर आप आईने में जाओगे, समतल दर्पण जो आपके घर पे लगा होता है जिसमें आप कंघी करते हो, चेहरा देखते हो रोजाना, उसमें अगर आप जाओगे तो आपका जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनेगा, ठीक है। आपका सर ऊपर है तो आपका सर भी ऊपर ही उसमें दिखाई देगा, ठीक है। और लेकिन वहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका जो दर्पण बनेगा उसके अंदर वो क्या होगा, आभासी होगा। यानी उस दर्पण को आप जो है, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा उस दर्पण के अंदर, उसको आप पर्दे पे प्राप्त नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। यानी कि उसका जो परछाई है वो कहीं पे नहीं बन पाएगा। जो आपका दर्पण है उसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा उसको आप पर्दे पे, जैसे परछाई यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा पे परछाई दिख रहा है, इसे मार्कर का यहाँ पे देख सकते हैं, परछाई जो है वो इस पृष्ठ पे यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो ये जो प्रतिबिंब है ये आपका कौन सा प्रतिबिंब है, ये आपका जो प्रतिबिंब है वो कहा जाएगा रियल, ठीक है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाएगा। और जो दर्पण के अंदर बनता है जिसको आप पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते वो आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे जो समतल दर्पण का पहला गुण है वो यही है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी होता है, ठीक है। अब जो सेकेंड गुण है समतल दर्पण का वो ये है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। तो इसका कहने का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोई समतल दर्पण है, ठीक है, और इस समतल दर्पण के सामने हमने कोई वस्तु रखा है, ठीक है। ये टिंकू भाई है, तो ये टिंकू भाई इस दर्पण के सामने खड़े हैं, तो इनका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, आपका वस्तु है और ये इस वस्तु का ये प्रतिबिंब है, ठीक है। तो ये वस्तु और ये प्रतिबिंब, तो इस वस्तु और इस प्रतिबिंब को मिलाने वाली जो रेखा होगी, ये जो रेखा है, ये रेखा इस दर्पण पे क्या होगी, लंब होगी, यानी कि 90 अंश का कोण बनाएगी। जो वस्तु है और जो प्रतिबिंब है, जैसे यहाँ पे ये वस्तु हो गया और ये प्रतिबिंब हो गया, तो इसको मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या होगी, दर्पण पे लंब होगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, इन दोनों को जो मिलाने वाली जो ये रेखा है ये इस दर्पण पे क्या है, लंब है, यानी कि 90 अंश का कोण बना रही है ये रेखा, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब यही था। अब जो तीसरा गुण है समतल दर्पण का वो ये है कि h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक जो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई है वो h/2 होनी चाहिए। यानी कि जो मनुष्य है अगर वो 6 फीट का है
तो दर्पण कितना चाहिए, उसका आधा यानी 3 फीट। ठीक है, तो ये तीसरा गुण है समतल दर्पण का, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है जो समतल दर्पण का है। इससे हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि इस लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, तो पहले हम चौथा गुण देख लेते हैं क्या है। चौथा गुण ये कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार जो है वो सदैव वस्तु के बराबर होता है, यानी जितना बड़ा वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण में उतना ही बड़ा बनेगा। ठीक है, तो समतल दर्पण की ये खासियत है, ये विशेषता है। अब इसके बाद जो पांचवा गुण है समतल दर्पण का वो ये है कि वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। जैसे यहाँ पे जगह है, यहाँ पे बता देता मैं, जैसे यह मान लीजिए आपका कोई दर्पण है। ठीक है, तो इस दर्पण के मान लीजिए 1 मीटर की दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे कोई वस्तु है। ठीक है, और ये वस्तु, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी क्या बनेगा, 1 मीटर की दूरी पे ही बनेगा। ठीक है, यानी ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। तो जो समतल दर्पण है इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा और जो वस्तु है, इन दोनों की जो दूरियां होंगी समतल दर्पण से वो क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि जितना दर्पण के आगे होगा वस्तु उतना ही प्रतिबिंब उसके पीछे होगा, यानी कि दर्पण के पीछे होगा। देख सकते हैं यहाँ पे दर्पण के आगे ये जितना है उतना ही पीछे जो है वो आपका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो दर्पण है समतल दर्पण, उसमें जो प्रतिबिंब है वो उतना ही पीछे बनेगा जितना कि वस्तु आगे है दर्पण के। ठीक है, तो अब ये आपका था पांचवा गुण। अब हम ये यहाँ पे जो ये तीसरा गुण था h ऊंचाई वाला, इसको हम अच्छे समझ लेते हैं न्यूमेरिकल की मदद से। ठीक है, खासकर जो आपका आंकिक प्रश्न है समतल दर्पण में वो इस पे ही आधारित है। तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और भी जो गुण हैं समतल दर्पण के उन पे भी हम देखेंगे कौन कौन से न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से मिटा दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समतल दर्पण पे आधारित कुछ आंकिक प्रश्न है। जो हमारा पहला आंकिक प्रश्न है वो ये है कि एक 6 फीट व्यक्ति एक दुकान में कुछ नए कपड़े खरीदता है और उनमें से वो किसी एक कपड़े को पहनने के बाद दुकान में लगे समतल दर्पण में स्वयं का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, किंतु वो अपना पूरा प्रतिबिंब नहीं देख पाता। फिर वो दुकानदार से एक बड़े समतल दर्पण की मांग करता है ताकि वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके। ज्ञात कीजिए कि दुकानदार कम से कम कितनी ऊंचाई का समतल दर्पण देगा ताकि ग्राहक जो है वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हल करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो इसका कहने का ये मतलब है इस क्वेश्चन का कि कोई 6 फीट व्यक्ति है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई आपका 6 फीट व्यक्ति है और ये व्यक्ति किसी दुकान में गया कपड़े खरीदने के लिए। ठीक है, और इसने नए कपड़े खरीदे और कपड़े खरीदने के बाद से वो पहनना चाहा, और पहनने के बाद वो क्या कह रहा है कि वो किसी दर्पण में अपने आप को देख रहा है। ठीक है, ताकि जो देख रहा है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ वो देखना चाह रहा है उस दर्पण में जो पहले से लगा हुआ था उस दुकान में दर्पण। ठीक है, तो हुआ क्या कि वो अपना पूरा प्रतिबिंब नहीं देख पा रहा था, उसका सिर्फ इतना भाग दिख रहा था और नीचे का कोई भाग नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो उसने क्या किया, दुकानदार से कहा कि भैया मुझे एक बड़ा दर्पण ला के दे दो ताकि मैं अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकूं और इस कपड़े को खरीद सकूं। ठीक है, ताकि वो पसंद कर सके। तो यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जो दुकानदार है वो कितना लंबा, कम से कम कितना लंबा दर्पण दे ताकि जो व्यक्ति है उसका प्रतिबिंब उसमें दिख सके। ठीक है, इसको करने का एक ही तरीका है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे हम हल लिख देते हैं। हमने अभी भी पढ़ा था समतल दर्पण का जो गुण था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर h ऊंचाई का मनुष्य है तो उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई चाहिए दर्पण की वो h/2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे उसी फार्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो h/2 हम मान लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि h जो है वो मनुष्य की हाइट है। h क्या है, मनुष्य की हाइट। हाइट जो है कितनी है, 6 फीट है। ठीक है, तो न्यूनतम दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम दर्पण की जो ऊंचाई है, एक सेकंड में देख लूँ ये आ रहा है कि नहीं स्क्रीन में। हाँ आ रहा है। जो न्यूनतम ऊंचाई है दर्पण की ऊंचाई, ठीक है, तो न्यूनतम दर्पण की ऊंचाई जो है वो क्या होगी, h/2 होगी।
तो यहाँ पे h/2 होगी, तो यहाँ पे हम h के जगह पे 6 रखेंगे, क्योंकि h का जो मान है वो 6 है। जो h है वो क्या है, मनुष्य की हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे मनुष्य की जो हाइट है वो 6 फीट है। तो यहाँ पे हम h के जगह पे, ये आपका h है यानी हाइट, इसको हम साफ से लिख देते हैं यहाँ पे h/2। तो ये क्या है, मनुष्य की हाइट, और ये जो 2 है इसको क्या करना है, आपको भाग करना है। तो h क्या है आपका 6 है, ये मनुष्य की हाइट हो गई, और ये 2 क्या है आपका फार्मूले में ऑलरेडी है। तो इसको जब आप काटेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी 3 फीट। यानी न्यूनतम दर्पण की जो ऊंचाई होगी वो 3 फीट होगी, ठीक है। तब वो जो प्रतिबिंब, जो ग्राहक है वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा उस दर्पण में, ठीक है। तो दुकानदार को कितना देना पड़ेगा, कितनी ऊंचाई का दर्पण, 3 फीट ऊंचाई का, ठीक है। तो ये था समतल दर्पण के गुण पे आधारित एक न्यूमेरिकल, ठीक है। अब हम अगला देख लेते हैं एक बार। तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न जो समतल दर्पण पे आधारित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि एक लड़का किसी 12 फीट ऊंचाई की दीवार का शीर्ष सामने लगे दर्पण में क्या कह रहा है, देखना चाह रहा है। यदि लड़का दीवार और दर्पण के बीच खड़ा है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लड़का है, वो किसी 12 फीट ऊंचाई के दीवार का जो शीर्ष है, जो उसका सिरा है, उसको देखना चाह रहा है। किस में देखना चाह रहा है, सामने लगे किसी दर्पण में। यदि लड़का दीवार और दर्पण के बीच खड़ा है तो दर्पण का जो न्यूनतम ऊंचाई है वो क्या होगा, वो आपको बताना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे फिगर से समझा दूँ, ये कोई दर्पण, मान लीजिए कोई दीवार है, दर्पण नहीं है, ये कोई क्या है, दीवार है, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई दीवार है, ठीक है, और ये दीवार जो है वो 12 फीट है। कितनी है, 12 फीट है। और जो लड़का है वो यहाँ पे है, ठीक है, ये लड़का यहाँ पे है, और ठीक इतनी ही दूरी पे एक समतल दर्पण लगा हुआ है, ठीक है। ये जो दूरी है लड़के के और दीवार के बीच की जो दूरी है वो, और दर्पण और लड़के के बीच की जो दूरी है वो दोनों क्या है, बराबर है। यानी ये क्या है, बीचों बीच जो लड़का है वो खड़ा है, दर्पण और दीवार के ठीक बीच में खड़ा है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो लड़का है ये इस दीवार को, इस 12 फुट दीवार को क्या कर रहा है, इसमें देखना चाह रहा है। यानी पूरा प्रतिबिंब क्या कर रहा है, ये पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है इस दर्पण में, समतल दर्पण में, ठीक है। तो कैसे देख पाएगा, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई होनी चाहिए इस दर्पण की ताकि ये जो 12 फीट का दीवार है वो ये लड़का देख सके। तो स्टूडेंट्स आपको एक फार्मूला याद रखना है। यदि क्वेश्चन आ जाए, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो लड़का है वो बीचों बीच खड़ा है और यहाँ पे किसी दीवार का या फिर किसी वस्तु का जिक्र हो, अगर उसकी हाइट दे दी गई है और पूछा जा रहा है कि वो 12 फीट का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दीवार है, अगर इसकी हाइट इसमें देखनी है पूरी हाइट, तो दर्पण की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये फार्मूला यूज करना है, h/3, ठीक है। अगर लड़का बीचों बीच खड़ा है उस केस में आपको h/3 फार्मूला यूज करना है। और h/2 कब, h/2 तब जब वो लड़का सामने खुद खड़ा है और अपना प्रतिबिंब देख रहा है। जैसे मान लीजिए ये कोई दर्पण है और मैं इसके सामने खड़ा हूँ और मैं 6 फीट मान लो या 5 फीट हूँ, तो उस अपना हाइट में अगर इसमें देखना चाह रहा हूँ तो मैं अपनी हाइट से इसकी जो हाइट है उससे क्या करूँगा, वहाँ पे जो h/2 है इस फार्मूला का यूज़ करूँगा यहाँ पे मैं। लेकिन अगर वही लड़का यहाँ पे इसके बीच में है और दर्पण और दीवार के बीच में है, तब आपको क्या करना है, h/3 फार्मूला का यूज करना है। और यहाँ पे जो h है वो इस लड़के की हाइट नहीं है, वो इस दीवार की हाइट है, ठीक है। यानी ये जिसका प्रतिबिंब देखना चाह रहा है उसकी हाइट यहाँ पे आपको रखनी है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे एक बार सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। h/3 आपको यहाँ पे यूज करना है। मान लेते हैं कि ये आपका कोई दीवार है और लड़का जो है इसके बीचों बीच है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपका दर्पण है और ये 12 फीट है। तो h/3 फार्मूले से यहाँ पे यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे दीवार की जो
यहाँ पे जो दीवार की ऊंचाई है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे। तो दीवार की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई जो है वो h होगा। ऊंचाई कितनी है? 12 फीट। अच्छा, अब पूछा क्या है? न्यूनतम ऊंचाई। दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी तब? दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? h/3 होगी। और h/3 यहाँ पे किसका रहेगा? h किसका रहेगा? यहाँ पे 12, यानी कि h की जगह पे आपको 12 रखना है, 12/3। तो इस पे काटेंगे जब आपको, तो आपको मिलेगा 4 फीट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 फीट होगा, यानी दर्पण की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? 4 फीट है। बस आपको ध्यान ये देना है कि जब लड़का बीचों बीच खड़ा हो, वस्तु और प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु और दर्पण, वस्तु और दर्पण, ये वस्तु है और ये दर्पण है, अगर बीचों बीच खड़ा है तब अगर इसको हाइट, इसकी पूरी हाइट देखनी है, तब आपको कि कौन सा फार्मूला यूज करना है? h/3 फार्मूला यूज करना है, ठीक है, ये वाला h/3। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो समतल दर्पण पर आधारित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन तीसरा है वो कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 6 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो व्यक्ति से प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको समझिए, यहाँ पे कोई दर्पण है, समतल दर्पण, ठीक है, और इस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पे यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, 6 मीटर की दूरी पे ये एक व्यक्ति खड़ा है। और क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये जो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसके बीच की जो दूरी है इस व्यक्ति से, वो आपको ज्ञात करनी है। तो आपने समतल दर्पण में पढ़ा है, इसका जो गुण था समतल दर्पण का गुण, उसमें आपने पढ़ा कि समतल दर्पण के सामने जो वस्तु रखी होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना कि ये दर्पण के सामने रहेगा। यानी कि दर्पण है यहाँ पे, इस दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु है तो ये वस्तु जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी पे इसका प्रतिबिंब भी यहाँ पे बनेगा। तो वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं इस व्यक्ति की जो दूरी है दर्पण से वो 6 मीटर है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 6 मीटर की दूरी बनेगा, ठीक है। यानी इस व्यक्ति और इस प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, इस व्यक्ति और इस प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है उसको आपको ज्ञात करना है। तो इस दर्पण से इसकी जो दूरी है वो 6 मीटर प्लस जो प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से वो भी 6 मीटर बराबर 12 मीटर, ठीक है। तो ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो अब चलिए हम परावर्तन के नियम पे आधारित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला है आपका परावर्तन के नियम पे आधारित जो पहला न्यूमेरिकल है वो ये है कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है तो वह समतल पृष्ठ के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा है यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 30 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इससे, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा कोई समतल पृष्ठ है और ये आपतित किरण है, ठीक है, और हम मान लेते हैं यहाँ पे अभिलंब है। इसको फिर अच्छे से हम बनाते हैं। ये हमारा कोई समतल पृष्ठ है और हम मान लेते हैं कि ये क्या है? अभिलंब है, ठीक है, और ये जो है आपकी आपतित किरण है। तो अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच का जो कोण है वो कितना है? 30 अंश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण अभिलंब के साथ 30 अंश का कोण बना रही है, तो यहाँ पे जो ये कोण होगा आपतन कोण वो कितना होगा? 30 अंश। तो पूछ रहा है कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितना अंश का कोण बनाएगी। तो यहाँ पे ये क्या होगी? आपकी परावर्तित किरण है
तो इसका जो कोण होगा वो आपको बताना है। तो आपने परावर्तन के नियम में पढ़ा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये भी क्या होगा, 30 अंश ही होगा। क्यों? क्योंकि परावर्तन का नियम से स्पष्ट है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण सदैव समान होते हैं। एक सेकंड देख लूँ मैं आ रहा है कि नहीं स्क्रीन में, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, इसका बराबर होने का? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। क्यों समान होते हैं? क्योंकि ये परावर्तन का नियम है, ठीक है। अब चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर, तो यहाँ पे हम फिर से समतल पृष्ठ ले लेते हैं। समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ, हम मान लेते हैं कि ये क्या है, अभिलंब है। आपको मैं बता दूं कि अभिलंब जो होता है वो इस पृष्ठ से, ये समतल पृष्ठ है ना, तो अभिलंब मुँह से कहते हैं। अभिलंब जो होता है वो क्या होता है, 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। ये जो कोण होता है ना, ये पूरा इतना क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो अभिलंब का मतलब होता है कि कोई समतल पृष्ठ है उस पे ऐसा लंब, ठीक है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाता हुआ एक लंब। तो हम इसको फिर से मिटा के अच्छे से बना देते हैं। तो यहाँ पे हमारा मान लेते हैं कि ये समतल पृष्ठ है और इस समतल पृष्ठ पे 90 अंश का कोण बनाता हुआ ये हमारा अभिलंब है, ठीक है। और इस अभिलंब पे मान लेते हैं इस समतल पृष्ठ पे हमारा ये आपतित किरण है, ये हमारी आपतित किरण ऐसे टकरा रही है इस समतल पृष्ठ पे, और ये हमारी परावर्तित किरण है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ, यानी ये अभिलंब है, इस अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। आपतित किरण जो है वो अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बना रही है। तो आपको ज्ञात करना है ये कि समतल पृष्ठ के साथ वो कितने अंश का कोण बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये कोण नहीं पूछा गया है, यहाँ पे इस कोण की बात की जा रही है, ठीक है, समतल पृष्ठ से। यहाँ पे फिर से पढ़ लीजिए कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है तो वह समतल पृष्ठ, यानी इस समतल पृष्ठ से कितने अंश का कोण बनाएगी। तो ये क्या है आपका 60 है, तो ये कितना होगा, ठीक है। टोटल कितना था, टोटल ये जो अभिलंब से इस समतल पृष्ठ के बीच का जो कोण है वो कितना है, यहाँ ये पूरा कितना है, 90 अंश है। और हमें पता है इतना हमें पता है 60 अंश। तो इस बाकी ये जो थोड़ा सा है इसको आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पे जो कोण हमारा है पूरा कितना है, ये पूरा अभिलंब और समतल पृष्ठ के बीच का जो कोण है वो कितना है, 90 अंश है, ठीक है। और हमें पता है इतना पता है, तो वो कितना पता है हमें, 60 अंश है। अगर हम 60 अंश घटा दें 90 में से तो बाकी का जो है वो हमें 30 अंश प्राप्त होता है। यानी ये जो बाकी है इतना वो कितना होगा, 30 अंश होगा। यानी आपतित किरण जो है वो समतल पृष्ठ से 30 अंश का कोण बनाएगी। तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन है इसका आंसर यही होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे और आपको पसंद भी आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।